एक छोटा सा ब्रेक और उस ब्रेक के बाद बड़ी लड़ाई भारतीय टीम की। बड़ी लड़ाई क्यों है? ये सामने बांग्लादेश है। हालांकि बांग्लादेश भारत में कभी टेस्ट सीरीज जीत नहीं पाया, लेकिन फिर भी हम बड़ी लड़ाई या मुश्किल चुनौती क्यों कह रहे हैं, करेंगे उसी की बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में। और हमारे साथ मौजूद है एक छोटे से ब्रेक के बाद वापसी करते हुए संजय मांजरेकर। बहुत बहुत स्वागत संजय भाई आपका। थैंक यू वेरी मच सैयद। और छोटा नहीं, काफी लंबा ब्रेक था, तो हमने बहुत स्मार्टली व्यूअर्स को भी ब्रेक दिया हमसे। बिल्कुल, और वो बहुत जरूरी भी कभी कभी हो जाता है, व्यूवर्स के लिए भी, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। और संजय भाई, अगर मैच की तरफ हम स्विच करें तो सबसे पहले बात, हम इधर उधर की बात छोड़ के जो सब यही सोच रहे होंगे, सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं, ऋषभ पंत की रेड बॉल क्रिकेट में वापसी हो रही है। एक बड़ी खबर भारतीय फैंस के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए। साथ ही साथ केएल राहुल की भी वापसी हो रही है। पिछला 4 टेस्ट उन्होंने नहीं खेला था। विराट कोहली 5 टेस्टों के बाद वापसी कर रहे हैं। तो ये जबरदस्त मिडिल ऑर्डर की एक वापसी का है, फोकस पंत पर रखते हुए। जब वो इंसिडेंट उनके लाइफ में हुआ, उसके पहले अगर आप देखें, 3 टेस्ट मैचेस, माफ कीजिए, 3 साल जो भारतीय क्रिकेट टेस्ट मैचेस खेली ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहां पर ऋषभ पंत ने बिल्कुल दिखाया कि इंडियन टीम में वो सबसे नंबर 1 बैटर थे। टफ कंडीशंस में मैचेस जिताए हैं, महान पारियां खेली है। तो बहुत ही एक बड़ा प्लेयर फिर से टीम में आ जाएगा, और मुझे कोई दो राय या कोई शंका नहीं है कि उसी फॉर्म से वो खेलेंगे, क्योंकि जो फॉर्म हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा और टेस्ट क्रिकेट, लगता है कि उनके लिए कि ज्यादा कंफर्टेबल फॉर्मेट है, तो वो बात बिल्कुल तय है। विराट कोहली वेलकम बैक। और जब पिछली बार साउथ अफ्रीका में खेले तो फिर से सबको याद उन्होंने दिलाया कि वो एक नंबर 1 प्लेयर है, जब ऋषभ पंत नहीं थे कि इस टेस्ट टीम में। लेकिन इंडिया में टर्निंग पिचेस के ऊपर इतना अभी तक प्रभाव नहीं डाल पाए पिछले कई सालों से। लेकिन ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी तरह जिद से खेलने वाला टेस्ट खिलाड़ी हमने देखा नहीं। और फाइनली केएल राहुल। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिलेक्टर ये भी सोचे कि सरफराज खान, जिनकी शायद वो जगह ले, उनके बारे में सोचे, क्योंकि सरफराज खान नए खिलाड़ी थे। इंग्लैंड जो एक बहुत ही अच्छी टीम थे, उनके खिलाफ उन्होंने 50+ स्कोर्स किए, 5 इनिंग में 90 के स्ट्राइक रेट से, 60 का फर्स्ट क्लास एवरेज। और केएल राहुल बहुत ही क्लास प्लेयर है। एक बहुत बड़ी पारी उन्होंने साउथ अफ्रीका में खेली थी, एक ही टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ 80 रन बनाए थे। लेकिन 50 टेस्ट मैचेस में 34 का एवरेज, कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा उनके करियर में। तो बस उसके ऊपर थोड़ा सा नजर रखे, ऐसे नहीं कि केएल राहुल फिट हो गए, चलो इनको खिलाएं। बेशक, और जिस अंदाज में सरफराज ने पंत के साथ वो एक पार्टनरशिप दिखी थी दुलीप ट्रॉफी में, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हम आपकी 11 भी जानेंगे संजय भाई, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात, जसप्रीत बुमराह वापसी करेंगे। जसप्रीत बुमराह टेस्ट मैचेस में फिर नजर आएंगे। लेकिन ये 5 टेस्ट मैच, मैं 5 इसलिए कह रहा हूं कि 2 अभी बांग्लादेश और फिर 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत जो अपने घर में खेलेगा। तो क्या वहां पर वर्कलोड को भी देखते हुए आप ये देख रहे हैं कि क्या यश दयाल या आकाशदीप, इनको थोड़ा मौका मिल सकता है बुमराह को रेस्ट देते हुए? देखिए, हाल ही में मैंने एक ट्वीट किया था, और वहां पर थोड़ा सा मैंने रिसर्च करके देखा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, जिनको हम अक्सर रेस्ट देते हैं, कि कितना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ये खेले हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो बिल्कुल खेलते ही नहीं। तो सबसे कम इंटरनेशनल क्रिकेट पिछले 5 सालों में बुमराह खेले हैं, 34% केवल इंडिया के मैचेस, जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। तो ये पहले कहना पड़ेगा कि ये बहुत ही वेल रेस्टेड खिलाड़ी है। लेकिन जैसे जैसे ये सीरीज आएगी, और अंत में जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आएगी, वहां पर जो परफॉर्मेंस होगा, वो अल्टीमेटली सबके दिमाग में या वर्ल्ड में उसकी चर्चा होगी। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, वहां पर बुमराह 110% फिट होने चाहिए, और शमी भी। तो वो सोचकर शायद उस तरह की प्लानिंग हो। लेकिन ये मुझे लगता है कि हर टेस्ट मैच को लेकर सोचना चाहिए कि कितनी गेंदबाजी की है इन्होंने। अगर वो 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेले और स्पिनर्स ने ही काफी बॉलिंग की और भारत जीते वो सीरीज, तो फिर बुमराह अगला सीरीज खेल सकते हैं। तो आस्ते आस्ते इस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए कि वो 5 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले। बिल्कुल, और आपके इस जवाब से थोड़ा सा अंदाजा मिल गया है कि 11 में बुमराह कहां पर बैठ रहे हैं। स्पिनर्स कौन कौन रहेंगे वो भी सवाल चल रहा होगा, लेकिन चलिए वो सस्पेंस खत्म करते हैं संजय भाई, और आपसे पहले आपकी 11 जानते हैं कि आपकी 11 चेन्नई टेस्ट के लिए भारत की क्या होगी। जी हाँ, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल हमारे ओपनर्स होंगे। शुभमन गिल नंबर 3 पर। नंबर 4 पर विराट कोहली। नंबर 5 पर
केएल राहुल स्लैश सरफराज खान जो भी खेले, मुझे कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी हर्ज होना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा वो काम भी नहीं है। नंबर 6 पर ऋषभ पंत, वेलकम बैक। नंबर 7 पर जाडेजा, नंबर 8 पर अश्विन, नंबर 9 पर कुलदीप, और फिर बुमराह और सिराज। ये मेरा प्लेइंग 11 होगा, क्योंकि आप देखेंगे दो फास्ट बॉलर्स जो काफी है, जो दो क्वालिटी बॉलर्स है, अगर सुबह का वक्त मिले और थोड़ी मदद हो सीम बॉलर्स को तो ये काम कर सकते हैं। और अगर पिच फ्लैट हो जाए तो कुलदीप यादव का टीम में होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए, ये जो स्पिन की एक पहेली थी उसको आपने सुलझाया है, अक्सर को थोड़ा सा आपने बाहर रखा है। क्या संजय भाई इसकी वजह ये हो सकती है कि तीन अलग अलग वैरायटी के गेंदबाज, एक ऑफ स्पिनर, एक स्लो लेफ्ट आर्म और एक रिस्ट आर्म स्पिनर कुलदीप यादव के तौर पर, इसलिए आप ऐसे इस तरीके से गए? नहीं, वैरायटी से ज्यादा मैं क्वालिटी को महत्व देता हूँ। और कुलदीप यादव और अक्षर पटेल में कोई कंपैरिजन है नहीं। कुलदीप यादव बहुत ही अच्छे, ज्यादा अच्छे बॉलर है, और अगर फ्लैट पिच हो तो टेस्ट मैच में और भी ज्यादा उनका फायदा होता है, और उन्होंने करके भी दिखाया। दूसरी बात यह है कि अगर अश्विन नंबर 8 पे खेल रहे हैं तो बैटिंग में काफी गहराई है। केएल राहुल आ गए, विराट कोहली है, ऋषभ पंत है, सरफराज खान अगर वो खेले तो काफी बैटिंग है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल जो अच्छे फॉर्म में रहे। तो अक्षर पटेल अक्सर खेलते हैं जब थोड़ी बल्लेबाजी की भी जरूरत अगर हो, लेकिन इस टीम में मुझे नहीं लगता कि कोई एडिशनल बल्लेबाज की जरूरत है। संजय भाई एक छोटा सा सवाल नंबर 3 के लिए, जहां पर शुभमन गिल नजर आ रहे हैं, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे जब नहीं है तो शुभमन गिल नंबर 3 पर लगातार खेल रहे हैं। पिछली दो सीरीज, मैं थोड़ा सा आगे की सोचकर आपसे ये सवाल करूंगा, पिछली दो सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया में हमने जीती, भारत ने जो जीती, उसमें रहाणे और पुजारा दोनों का एक बड़ा किरदार नजर आया था। इस बार वो दोनों ऐसा लग रहा है कि शायद स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। तो क्या शुभमन गिल तैयार है उनकी जगह नंबर 3 पर लेने के लिए, संजय भाई? बहुत अच्छा सवाल। क्योंकि फॉरेन कंडीशंस में शुभमन गिल का डिफेंस कभी कभी टेस्ट हो जाता है। उनका परफॉर्मेंस इतना खास नहीं रहा साउथ अफ्रीका में भी। लेकिन जब यंग शुभमन गिल जिन्होंने डेब्यू किया वो ऑस्ट्रेलिया में किया, वहां पर अच्छी पारी उन्होंने खेली थी, 90 रन भी बनाए थे उस सीरीज में। तो कहीं ना कहीं ये आशा हम लोग लगाएंगे कि तब तक उनकी बल्लेबाजी उतनी उभर कर आएगी, और थोड़ा एक्सपीरियंस भी है कि वो मैनेज कर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। और एक फायदा जो शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा कि बॉल वहां पर ज्यादा स्विंग नहीं होता, पेस के साथ आता है, बाउंस होता है। तो वहां पर पेस और बाउंस को हैंडल करने की क्षमता उनमें है, स्विंग शायद उतनी नहीं। तो उम्मीद रखनी पड़ेगी। इसलिए मैं मानता हूं कि जब हम बाहर जाते हैं फॉरेन सीरीज के ऊपर तो फिर से दारोमदार फिर विराट कोहली पे आ जाता है, थोड़ा बहुत रोहित शर्मा, लेकिन ऋषभ पंत अगर आ जाए तो फिर बल्लेबाजी है थोड़ा पुजारा और अजिंक्य रहाणे के एब्सेंस को, जो कमी है, उसको भरने के लिए। बिल्कुल। और थोड़ा सा अगर हम बात करें मेहमानों की, बांग्लादेश की, तो जबरदस्त फॉर्म के साथ ये टीम आ रही है। हाल ही में पाकिस्तान में जाकर उनको 2-0 से हराया है। एक जो ताकत उनकी हम देखते थे अक्सर संजय भाई की, वो स्पिन स्ट्रेंथ उनकी होती थी, वो इस बार पाकिस्तान में ना देखकर एक नए युवा तेज बैटरी के तौर पर नाहिद राणा नजर आए, महमूद नजर आए, साथ ही साथ तस्किन अहमद का अनुभव नजर आया। तो ये टीम कितना आपको इंप्रेस कर रही है, और क्यों माना जा रहा है कि भारत के लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं होने वाला है ये श्रृंखला या ये सीरीज? दो बैटिंग कोलैप्सेस हुए उस सीरीज में, पाकिस्तान बांग्लादेश, जिसकी वजह से बांग्लादेश हावी रही और डोमिनेट किया उन्होंने टेस्ट मैच और सीरीज जीती। पहले टेस्ट मैच में जब 500 और 400 रन बने थे फर्स्ट इनिंग में, एक बैटिंग कोलैप्स आया था और वहां पर स्पिनर्स ने काम करके दिखाया था टिपिकली। लेकिन सेकेंड टेस्ट मैच में एक और बैटिंग कोलैप्स सेकेंड इनिंग में जो पाकिस्तान का आया, वहां पर नाहिद राणा और हसन महमूद दोनों ने कुछ मिला के 9 विकेट्स लिए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि जो बांग्लादेश के लिए आई है, जो हम देखते आ रहे लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में कि थोड़ा बहुत सीम की तरफ उनका जोर बढ़ते जा रहा है। उनके जो बॉलिंग कोचेज एलन डोनाल्ड जैसे लोग उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं सीम बॉलिंग पे फोकस है, और वो एक टीम को थोड़ा सा ऑलराउंड बना जाता है। लेकिन भारत उनसे थोड़ा सा बच के रहे, इसीलिए नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान को हराया। अगर रैंक टर्नर्स जो हमारी हमेशा एक रणनीति रही है, अगर उसी रणनीति के साथ चले तो फिर इनके पास तीन अच्छे स्पिनर्स हैं, मेहदी हसन मिराज है, दो लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसमें एक शाकिब है,
और मुशफिकुर रहीम, लिटन दास जो आजकल 7-8 नंबर पे खेलते हैं, शाकिब खुद, स्पिन अच्छा खेलने वाले भी बल्लेबाज है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है। न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग लाइनअप होती है, टीम होती है, उनमें ऐसे खिलाड़ी नहीं होते जो रैंक टर्नर्स पे भारत को भी परेशान कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप कोच होते संजय भाई, तो क्या सुझाव देते? ये चेन्नई की पिच जो हमेशा दिखती है ट्रेडिशनल, उस हिसाब से जाएंगे क्या? बांग्लादेश को थोड़ा सा फेवर हो जाएगा वैसे पिच बनने से, या यहाँ पर थोड़ी सी घास डाली जाए? एक तो टर्निंग पिचेस के दो टाइप के होते हैं। एक लेवल होता है जहां पर बहुत ज्यादा टर्न होता है, और एक होता है जो भारतीय टर्निंग पिच जैसा हो वैसा। वो आखिर में हो ही जाता है, 3, 4, 5, अगर तब तक टेस्ट मैच चला तो वो थोड़ा टर्न होने लगता है। मुझे लगता है कि अगर आप टर्निंग पिचेस दे उनको, रैंक टर्नर्स, तो फिर बांग्लादेश को थोड़ा सा आसान हो जाएगा भारत के साथ लड़ने के लिए, जीतने के लिए नहीं, लड़ने के लिए। और अगर ऐसा पिच ना दे, फिर भारत को परेशान करना बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल होगा। अच्छी चीज भारतीय फैंस के लिए है कि भाई 17 सीरीज लगातार भारत अपने घर में जीतता हुआ आ रहा है, ये 18वीं सीरीज है। दूसरी तरफ बांग्लादेश तीसरी बार भारत आ रही है, लेकिन अभी तक एक बार भी उनको कामयाबी हाथ लगी नहीं है। देखना यही है कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है। इस पूरे सीरीज के दौरान संजय मांजरेकर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई जुड़ने के लिए, थैंक यू। तमाम बातचीत के लिए। आप देखते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी।